मैं दिनेशर माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अभी हम जो कवर कर रहे हैं, हमारा जो चल रहा है MP प्लस का सीरीज चल रहा है। इसके अंदर अभी तक हमने 7 पेपरों को कवर कर लिया है और अभी हम जो है 8वां पेपर कवर कर रहे हैं। 2017 के जो ओल्ड पेपर हैं वह चल रहे हैं। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं वो 22 अगस्त का 2017 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसका पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट को कवर कर चुके हैं। जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया गया आपके लिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 संख्याओं का योग 90 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के बीचों का अनुपात 2:3 है। यानी अगर हम 3 संख्या ले लें A, V और C, इन दोनों संख्याओं का रेशो दे रखा है 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 3:5। तो यहाँ हम देखेंगे इन तीनों का प्रॉपर जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 2, 3 और 5। क्योंकि ये हमारा 3 कॉमन है, एक जैसा है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली 2 को 2 लिख दिया। V का वैल्यू एक जैसा है तो 3 लिख दिया। C का वैल्यू हमारा कितना है 5। अब हमें ये बताना है तीसरी संख्या का मान क्या होगा। तो इन तीनों को जोड़ लिया, ये निकल कर आया कितना 10 यूनिट। तो 10 यूनिट बराबर दे रखा है 90, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल कर आ गया कितना 9। और हमें बताना है C का मान, और C का मान कितना है 5 यूनिट। तो 9 का 5 गुना कितना आ गया हमारा 45। तो ऑप्शन नंबर V हमारा इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 संख्याओं का योग 15 है, उनके वर्गों का योग 113 है। तो देखिए हम यहाँ 4 ऑप्शन देख रहे हैं, चारों की चारों ऑप्शनों का योग 15 ही हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि दूसरी इसने ये बात बोल रखी है कि उनके वर्गों का योग कितना है 113। तो हमने इसका वर्ग किया, ये निकल कर आएगा कितना 36 और प्लस 81। जैसे ही अगर हम इसे जोड़ते हैं तो लास्ट का वर्ड हमारा 3 आना चाहिए। तो आपने जोड़ा कितना आ गया 7। पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा। फिर आपने देखा इधर तो 5 का स्क्वायर होता है 25, ये आया 100, तो 125 हो रहा है, तो ये भी नहीं है। 2 ऑप्शन हमारे गलत हो गई। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तो ये आएगा हमारा कितना 49, 49 और 8 का होता है हमारा प्लस 64। दोनों को जोड़ा हमने तो ये कितना आ गया 3 और इसको जोड़ दिया तो 113। यानी ऑप्शन नंबर हमारा C सही है, 7,8। ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है 2 संख्याओं का योग 1000 है। तो मान लिया कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 1000 माइनस x। यदि एक संख्या का परसेंट, यहाँ परसेंट लिखा हुआ है जबकि क्वेश्चन में है 40%, तो 40% यानी पहली संख्या का हम 40% निकालें और दूसरी संख्या का जो है 60% के समान है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 20 से इसे कैंसिल कर दिया, तो इसको और इसको 20 से कैंसिल किया, ये 2 बचेगा और ये बचेगा हमारा 3। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रहेगा 2x, ये रहेगा 300 माइनस 3x। माइनस का 3x को इधर भेज दिया तो ये आ गया 5x इज इक्वल टू 300। 5 से डिवाइड कर दिया तो x का वैल्यू निकल कर आ गया कितना 60। यहाँ हम देख रहे हैं x का वैल्यू निकल कर आया है 60 निकल कर आया है, जबकि ऑप्शन में दिया नहीं है। सॉरी, यहाँ पर 1000 लेना है। जब 1000 लिया जाएगा तो 3000 हो जाएगा और 3000 में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 600 निकल कर आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों संख्या बतानी है। तो अगर एक संख्या का मान 600 निकल कर आ गया तो दूसरी संख्या जो हमारी है 1000 से कम करने पर बचेगा कितना 400। तो ऑप्शन नंबर A हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर है, 600,400। पहली संख्या 600 हो जाएगी और दूसरी संख्या 400 हो जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपको पहले ही बताया है, फिर से बताते हैं। ये जो क्वेश्चन है हर एक एग्ज़ाम के अंदर आपका एक प्रश्न हमेशा आ रहा है। तो इसमें करना क्या होता है, केवल एक एक स्पेलिंग आपको सही से चेक करनी होती है। हम यहाँ चेक करते हैं तो देखा आपने एक एक वर्ड को अच्छे से चेक करना है। यहाँ चेक करने पर हमें पता चला कि ये वाला जो 2 है आपका डिफरेंट है इन चारों ऑप्शनों में से। अगर ये चारों में से डिफरेंट, यहाँ पर ये 2 अलग है, तो आपने देख लिया ऑप्शन नंबर ये आपका दूसरा है, ये अलग है। ये कहाँ दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर 3 वाले पर दे रखा है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर C S। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन हमारा औसत निकालिए। देखिए ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है और ये हर एक एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन आपका हमेशा आ रहा है। करना कुछ नहीं है, सिंपली इन सभी को जोड़ देना है। जैसे ही आप जोड़ते हैं ये निकल कर आएगा आपका 354। कितनी संख्या है हमारे पास? 6 से डिवाइड कर दिया तो ये चला जाएगा हमारा टोटली कितनी बार? 5 बार चला गया, फिर चला गया कितनी बार? 4 बार। 324 है, 6 से डिवाइड कर दिया तो 5 54। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है हमें एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 सेकंड में पार करती है, तो विद्युत के खंभे को पार करने में रेल के द्वारा लिया गया समय क्या है या खाली स्थान है? तो देखिए सबसे पहले ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम सब जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर जो होता है हमारा दूरी बटे समय का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। आपका टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन बनता है इसी के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहले हम चाल की बात करते हैं, तो चाल दे रखी है कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो हमने इसको मिनट में बदल दिया 5/18 लिख करके बराबर। दूरी कितनी है? देखिए ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म की दूरी, ट्रेन की दूरी हमने x मान ली और नीचे लिख दिया लगने वाला टाइम कितना? 90 मिनट 90 सेकेंड्स। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 18 से कैंसिल किया 5 बार, 5 का इधर गुणा कर दिए, 25 का 6 गुना कर दिया 150, तो ये हो गया हमारा पूरे टोटल कितना? 1500 बराबर 200 प्लस एक्स। इसे सॉल्व कर लिया तो एक्स का जो वैल्यू निकल कर आया यहाँ से वो निकल कर आ गया आपका कितना? 1300। देखिए ट्रेन हमारी जो लंबी है वो 1300 मीटर लंबी है। अब ट्रेन की दूरी हमने निकाल दी है, अब हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है? केवल और केवल ट्रेन जो है एक व्यक्ति को या एक खंभे को जब पार करती है तो अपने आप की दूरी को तय करती है। तो यहाँ पर जो ट्रेन है आपकी अपने आप की दूरी तय करेगी क्योंकि यहाँ खंभे को पार कर रही है। तो आपने देखा कि फिर से यही कॉन्सेप्ट ये लगता है चाल बराबर दूरी बटे समय का। तो अब दूरी कितनी है हमारे पास? दूरी है हमारे पास 1300 मीटर। समय हमें ज्ञात करना है टाइम, तो इस चाल को हमने देख लिया, यहाँ लिख दिया कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर से वही 5/18। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो आपने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 6 से कैंसिल किया 3 बार, 5 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये चला जाएगा हमारा 26 बार। तो इस 26 का 3 गुना, ये 3 है जी नीचे ऊपर पहुंच जाएगा तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना? 78 सेकेंड्स। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन पर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमें इसका सही आंसर दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए पे ही हमें इसका आंसर मिल चुका है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, एक अनाज व्यापारी ने 600 क्विंटल गेहूं चावल को 7% के लाभ पर बेचा, तो आपको क्या करना है? 7% का लाभ निकालना है। देखते हैं और आगे। 1 क्विंटल चावल की कीमत उसे 1600 रुपये पड़ी, तो उसका क्रमशः कुल लाभ या विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है, कुल लाभ भी ज्ञात करना है और विक्रय मूल्य भी। कोई भी हम एक चीज़ को फाइंड कर लेते हैं। देखिए हम सबसे पहले लाभ है तो लाभ को ही निकाल लेते हैं क्योंकि लाभ में थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन रहेगा। सिंपली 1600 रुपये का आपका गेहूँ है, 7% आप लाभ निकाल रहे हैं, तो यहाँ से आपने अगर इसे सॉल्व किया 1 क्विंटल पे जो आपको लाभ हुआ है वो कितने का हुआ? 112 रुपये का। और आपने जो सामान बेचा है वो कितना बेचा है? 600 क्विंटल, तो 600 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये निकल कर आएगा आपका 67,200। तो आपने देखा 67,200 कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी पर दिया है, यही आपका आंसर है। देखिए अगर हमें इसका विक्रय मूल्य भी फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना, ये जो 7 लिखा गया है यहाँ पर आप 107% निकालेंगे क्योंकि विक्रय मूल्य पर हम करते क्या है? लाभ को भी जोड़ देते हैं, 107% पर बेचेंगे। यहाँ जैसे हमने केवल लाभ निकालने के लिए 7% पुट किया है, वहाँ पर आप 107% पुट करेंगे और 107 करने के बाद सॉल्व करेंगे। पूरा का पूरा प्रोसीजर यही रहेगा, तब निकल कर आएगा आपका 10,27,200। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष पहले रमेश और सुंदर की आयु का अनुपात। तो सबसे पहले हम वर्तमान लेकर चलते हैं। तो वर्तमान में हमने देखा कि वर्तमान में अगर रमेश और सुरेश की जो आयु है उसका अनुपात क्या है? कुछ भी नहीं पता। लेकिन आज से 6 वर्ष पहले, तो हमने -6 लिख दिया,
तब इनका जो रेशो था वो 6:5 था। और आज से 4 वर्ष बाद तो आपने देखा कि वर्तमान से अगर 4 वर्ष और जोड़ दिए जाएं तब इनके जो नए अनुपात निकल कर आते हैं वो 11 अनुपात क्या निकल कर आता है 10। तो यहाँ से यहाँ तक जो अंतर है वो कितने वर्षों का है? फाइनली आपने देखा 6 और 4 टोटल 10 वर्ष का है। तो हमने यहाँ लिखा यहाँ से जो अंतर निकल कर आया वो 5 यूनिट का। तो 1 यूनिट बराबर है आपका 5 यूनिट बराबर है 10 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू निकल कर आएगा 1 यूनिट बराबर निकल कर आया 2। हमें यहाँ पर पता करना है सुंदर की वर्तमान आयु। तो हम सुंदर की किसी भी आयु को निकाल सकते हैं, या तो निकाल सकते हैं हम 6 वर्ष पहले की या फिर 4 वर्ष बाद की। तो हमने निकाल दिया मान लो यहाँ पर 6 वर्ष पहले, तो 2 का गुणा कर दिया इसमें, तो ये निकल कर आएगी कितनी 10। और 10 वर्ष में हमने फिर 6 वर्ष और जोड़ दिए। क्यों जोड़ दिए? क्योंकि यहाँ पर जब निकली थी तो ये जो आयु थी आज से 6 वर्ष पहले की बात चल रही थी, तब आपने 6 और ऐड कर दिए तो आंसर निकल कर आएगा 16 वर्ष। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 9 सही 3/8 से कम है? 9 सही 3/8 को सबसे पहले हम पॉइंट में बदल देते हैं। तो 9 ये लिखा हुआ, तो 9 तो आपका आने वाला है। 3/8 यानी 3 में 8 से आपने जैसे ही डिवाइड किया तो ये निकल कर आएगा 3 7। पॉइंट की बात क्या निकल कर आएगा 3 और 7। तो इस वाली वैल्यू को हमने क्या कर दिया, सबसे पहले पॉइंट में चेंज कर दिया। अब हमें ये पता करना है कि इससे कम ऐसी कौन सी संख्या है जो हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हमने इस 9 का डिवाइड इसमें किया, किसमें 82 में। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो निकल कर आएगा 9.11। देखो यहाँ आगे चेक करने की ज़रूरत पड़ी नहीं रही है, क्योंकि ये निकल कर आया था 9.37 और ये निकल कर आया 9.11। तो इससे कम कौन सी संख्या, यही आपकी कम संख्या है। और भी आप अगर समझ में नहीं आया है तो मैं और भी आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ दिए गए ऑप्शनों को। जैसे आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो निकल कर आएगा 10। इसका डिवाइड जब इसमें किया जाएगा तो ये निकल कर आएगा आपका 14.1, और जब 2 का डिवाइड किया जाएगा तो 15। ये लगभग आपके 3 ऑप्शन बड़े थे और छोटा ऑप्शन आपका यही था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया गया √4096 को 64, तो √4096 तो इस पूरे का वैल्यू तो निकल कर कितना आ गया 64 आ गया, प्लस √40.96। तो इस पूरे के 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो रूट से बाहर निकलने पर एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 64 और 6 कितना होता है 70 और 0.4। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एंगल ए इज इक्वल टू 50 तो एंगल वी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए ऐसा कोई भी चित्र, अगर आपके 2 पॉइंट ये फिक्स हो गए, इनसे आपका ये जो बन गया परिधि की आपकी सरकमफ्रेंस के साथ ये एंगल बना हुआ है ये वाला। अब आपने देखा इन्हीं दोनों पॉइंटों से फिर से आपने सरकमफ्रेंस के साथ अगेन एंगल बनाया, या आप कोई और तीसरा एंगल भी बना देते हैं इस प्रकार से, सी मान लिया इस पॉइंट को, तो इनकी वैल्यू हमेशा समान रहती है, एक जैसी रहती है। तो एंगल ए का वैल्यू 50 है, तो एंगल वी का वैल्यू 50 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 8a इज इक्वल टू 35 स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, तो ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए करना क्या है, ये जो लिखा हुआ है इसको हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो लिखते समय हमने 8a इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम अगर एक्सप्लेन करें तो a माइनस बी और a प्लस बी का हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो सबसे पहले हमने आपस में इसको घटाया तो निकल कर कितना आया 8, और एक बार इन्हें दोनों को जोड़ दिया तो ये निकल कर आया हमारा कितना 62। तो 8 से 8 को आपने कैंसिल कर दिया तो a का वैल्यू निकल कर आएगा 62। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अरे क्या बात है, दोनों के लगातार ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 1 है तो एंगल 2 का वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए, या जबकि 2 समांतर रेखाएं हैं। तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, जब कोण 2 का मान जो है कितना है 2a1 यानी इससे 2 गुना है,
तो आपने देखा ये इससे 2 गुना ये है, तो 2 और ये कितना हो गया टोटल 3। तो 3 यूनिट का जो मान दे रखा है, ये सीधी रेखा जो होती है वो कितने की होती है 180 डिग्री की। तो यहाँ से इसका डिवाइड किया तो 1 यूनिट का जो मान निकल कर आया कितना आ गया 60 निकल कर आ गया। तो हमें इसका मान निकालना है 2 का। 60 का 2 गुना कितना होता है 120। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए रंध्रित तंत्र के रेखा चित्र में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित है। देखिए ये क्वेश्चन का चित्र आपको सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो स्थित है वो द्वार कोशिकाओं में नाभिक, ये जो है द्वार कोशिकाओं में नाभिक स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये जो पूरा का पूरा चित्र बना हुआ है इसके अंदर स्थित जो है वो क्या है, कोशिकाओं की नाभिक स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 4 की पावर 2m-8 बराबर ये 1 लिखा हुआ है। देखिए किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होता है, जैसे 4 की पावर अगर मैं 0 लिख दूं तो ये पूरा का पूरा क्या देगा, मैं 1 देगा। किसी भी संख्या की पावर में 0 होता है 1 देता है, तो 1 लिखा हुआ है। जब आधार एक जैसे होते हैं तो घातों को हम क्या करते हैं बराबर में लिख देते हैं। तो हमने लिखा 2m-8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। तो 2m इज इक्वल टू 8, 2 से डिवाइड कर दिया था, m का वैल्यू कितना आ गया हमारा 4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 6 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 126 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई निम्न होगी। हमें इसकी क्या करना है, हाइट ज्ञात करना है। तो क्षेत्र जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला बनता है हमारा सरफेस एरिया का LB+BH+HL का होल कोष्टक 2 बाहर लिख दिया जाता है। ये 2 लिखा हुआ है 2। अब इसके अंदर हम L का वैल्यू हमारा 6 दे रखा है, V का वैल्यू 5 है, H का है नहीं। हम डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 126 बराबर 2। L का वैल्यू हमारा कितना 6 का 5 गुना किया 30 प्लस 5 का H में गुणा किया तो 5H प्लस H का L में गुणा किया तो 6H। ये 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 6 और 3, और इसको हमने क्या किया माइनस कर दिया इधर, और ये बचेगा हमारा कितना 11H। इन दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, माइनस करने पर ये बचेगा कितना 33 बराबर 11H। या H का जो वैल्यू निकल कर आ गया वो निकल कर आ गया हमारा कितना 3। हमें केवल इसमें हाइट बतानी थी, तो ऊंचाई इसकी कितनी आ गई, H का वैल्यू कितना आ गया 3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समान समचतुर्भुज ABCD यदि AC 8 सेंटीमीटर और BD 6 सेंटीमीटर हो। देखिए एक चित्र हमने बना दिया, ये A है, ये V है, ये C है, ये D है। A से C तक हमारा 8 है, तो ये भी 4 निकल कर आएगा, ये भी 4 निकल कर आएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 और 3, ये वाली 3 है और ये वाली भी 3 है। हमें ये ज्ञात करना है कि A से B तक की दूरी क्या होगी। तो देखिए ध्यान से, ये वाला जो हमारा बन रहा है इसको हम थोड़ा सा जूम करके बना लेते हैं। तो ये बना लिया हमने, इसको थोड़ा सा जूम करने के बाद ये A है, ये B है और ये हमारा O पॉइंट, हमने इसको नाम दे दिया। अगर ये पूरा 4 है, ये पूरा 3 है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना है हमें। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है कि आपका ये पूरा का पूरा कर्ण है, तो कर्ण हमें अगर ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर होगा 16, और कर्ण आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर होगा 9। इन दोनों को जोड़ करके रूट से बाहर निकाल देना है। दोनों को जोड़कर आपने देखा कितना आ गया 25, अंडर रूट 25 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना निकल कर आएगा 5। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो एक बार रिवाइज करके देख लें, आ जाएगा समझ में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से तरल ईंधन है। तो देखिए कोक आपका जो है तरल नहीं होता है, डीजल आपका तरल होता है, कोयला भी नहीं होता है और प्राकृतिक गैस भी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका वी सही है, क्योंकि डीजल आपका तरल ईंधन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ठंडे जल युक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कैसे निर्मित होती हैं। तो आप देखते हैं जनरली अगर फ्रिज से हम एक बोतल को निकाल दें, उस अगर वो बोतल के अंदर ठंडा पानी है
तो उसको बाहर रख दे तो उसके चारों ओर क्या होता है, छोटी छोटी पानी की बूंदें बाष्पीकृत होकर लग जाती हैं। तो यही पूछा गया है प्रश्न में, ये बूंदें जो आती हैं वो कैसे आती हैं। तो क्या होता है कि हमारे आसपास जो होता है हमें नज़र नहीं आता है, लेकिन वायु के अंदर क्या होता है, HO2 की मात्रा पाई जाती है। ऑक्सीजन के अंदर जो है HO2 की मात्रा पाई जाती है। तो जब हम बोतल को बाहर रखते हैं तो क्या करती है, बोतल अपने चारों ओर छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित कर लेती है, और ये जो करती है वायु में उपस्थित जल वाष्प बोतल की सतह पर संघनित होती है, इसके कारण ये सब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम, गर्म वाष्प ठंडा करने के लिए, तो ये तो नहीं किया जाता। जनित्र कुंडली को ठंडा करने के लिए, ये भी नहीं किया जाता। टरबाइन चलाने के लिए, ये भी नहीं किया जाता। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है, नाभिकीय की बात की जा रही है तो ऊष्मा विनिमायक में ऊर्जा को रिएक्टर से जल में स्थानांतरित करने के लिए हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खाद्यान्न, बूंदी, आहार तथा कट्टा प्राचीन संरचनाएं जो कि निम्न के उदाहरण हैं। ये जो उदाहरण है वो किसके हैं, तो देखिए मृदा संरक्षण ये तो है नहीं, लकड़ी का भंडारण ये भी नहीं है, अनाज भंडारण ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन है आपका जल संरक्षण। इन सब के करने से हमारा क्या है, जल का संरक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, अधिकांश शैवाल में मुख्य वर्णक और अतिरिक्त वर्णकों के रूप में क्लोरोफिल है। तो भूरे शैवालों में उपस्थित वर्णक खाली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है क्लोरोफिल के अतिरिक्त है। तो ये जो होता है, जो भूरे शैवाल होते हैं, हम देखते हैं जनरली कि जो छोटे छोटे से शैवाल होते हैं भूरे कलर के, तो इनके अंदर जो है फ्यूरोजेंथाफिल वर्णक उपस्थित होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दे रखा है वही हमारा आंसर सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे निम्न के कारण नहीं रोक सकता है। जैसे हमने क्या किया, भोजन को खाया और मुंह से अंदर की ओर निगला, निगलने के बाद हम उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, चाहे जितनी कोशिश कर लें। क्यों नहीं रोक सकते, उसका रीज़न है हमारा कि आंत की जो होती है अनैच्छिक प्रकृति होती है, कि जैसे हम भोजन को निगलते हैं वो फिर सीधा रुकता नहीं है। आंत की अनैच्छिक प्रकृति के कारण हम उसे रोक नहीं पाते, वो सीधा का सीधा चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, यदि एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण 3:2 के अनुपात में है तो बड़ा कोण निम्न होगा। तो देखिए आसन्न कोणों का अगर सम देखा जाए तो 180 होता है। तो आपने देखा ये 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का जो मान निकल कर आया वो कितना है, 180। 5 हमने इन दोनों को जोड़ लिया, जैसे ही डिवाइड किया तो 1 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हमारा 36। और हमें बताना है बड़ा वाला कोण, तो बड़ा कोण कितने का है, 3 यूनिट का। तो 3 का गुणा 36 में किया तो आंसर आया 108। ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर है हमारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x/5 बराबर x - 1/6 है तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इस 6 का गुणा इधर कर दिया, 5 का इधर कर दिया, गुणा करने के बाद डायरेक्टली लिखते हैं हम, ये आएगा 6x बराबर 5 का इधर किया तो ये आ गया 5x माइनस का 5। तो इसको हम इधर भेजेंगे तो ये बचेगा सिंपल x और माइनस का 5। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी के लट्ठों को जलाते समय उनके बीच खाली जगह छोड़ दी जाती है, जिससे ये जो जगह छोड़ी जाती है जलाते समय, क्यों छोड़ी जाती है, ये इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। हम किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो उसको जलाने के लिए क्या है, हमें हवा की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो जल नहीं पाएगा, और इसी कारण से हम क्या करते हैं, लकड़ियों के लट्ठों को जलाते हैं तो उनके बीच थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है हमें, ऑप्शन दे रखा है हमें सी, क्योंकि उनके जलने के लिए वायु की गति में मदद मिल सके। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, 38 के घन में इकाई का अंक निम्न होगा। देखिए अब आप सोच रहे होंगे अगर हमें याद होता तो हम वैसे ही बता देते।
जबकि 38 का जो क्यूब होता है वो क्यूब निकल कर आता है आपका 54,872। अगर आपको इनकी ट्रिक नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। हम दूसरे मेथड को समझते हैं जिससे हम आसानी से इसका आंसर दे सकें, क्योंकि इकाई का अंक पूछा है। तो देखिए इकाई का अंक पूछा है और 38 का क्यूब पूछा है। क्यूब पूछा है तो आपको 38 3 बार लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसकी जगह 8 को 2 बार लिखा। 8 गुणा 8 कितना आया 64। 64 का हमने केवल 4 लिया, इकाई का अंक लिया। अगेन 8 में गुणा कर दिया, क्योंकि 8 लगातार 3 बार गुणा करेंगे तो 8 का 4 गुना होता है 32। 32 में इकाई का जो अंक मिला आपको वह मिला है 2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देख रहे हैं आप, ये मैच कर रहा है। या अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है क्यूब का और क्यूब रूट का, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप। देखिए कितना दे रखा है 150, तो हमने लिख दिया 150 है। अब परिमाप जब हम निकालते हैं तो भुजाएं कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो पहली भुजा क्या है x मान ली हमने, और दूसरी भुजा से कितना है 25 अधिक है। तो दूसरी भुजा हमने ये मान लिया कि x + 25 है। किसी को भी मान ले, छोटा बड़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमें छोटी भुजा बतानी है तो छोटी भुजा को हम x मान लेते हैं। तो देखिए जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो परिमाप के लिए क्या होगा, एक भुजा ये दूसरी भुजा, इन दोनों का योग और गुणा 2। 2 से हमने इसको कैंसिल किया तो ये निकल कर आया 75। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 2x, और ये 25 को इधर माइनस कर दिया। तो इसको जैसे ही आप माइनस करेंगे तो ये निकल कर कितना आएगा 50, और ये 2x। 2 से इसमें डिवाइड कर दिया तो x का वैल्यू निकल कर आया 25। तो छोटा जो मान निकल कर आया, छोटी भुजा वो कितनी है 25 सेंटीमीटर है। देखिए पूरा का पूरा डिटेल में समझाया तो इतना समय लग गया। वैसे हम डायरेक्टली इसको करते तो कैसे होता, x 2x + 25 यानी 2 का भाग लगा देते 75 में। 75 से आप क्या करते 25 को माइनस कर देते, 50 बचता। 50 का आधा करने पर 25 मिल जाता आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि विक्रय मूल्य 670 रुपये है तो इसकी हानि 4% है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 4% का अगर आपको लॉस हुआ है तो आपने सामान को 96% पर बेचा है। 96% का वैल्यू कितना है 670। हमें 100% का मान निकालना है, क्योंकि क्या फाइंड करना है हमें, लागत मूल्य क्रय मूल्य। तो हमने क्या किया, इस 96 का इसमें डिवाइड कर दिया और 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, और 96 से हमने भाग लगा दिया। जैसे ही हम भाग लगाएंगे तो लगभग हमारा जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 20,000 रुपये का धनराशि 8% चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो देखिए ऐसे जितने भी प्रश्न आती हैं 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए हमारा ट्रिक होता है 1 3 3 1। तो 1 क्या होता है, जो दिया गया पैसा है उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये 20,000 रुपये है। अब जितना परसेंट निकालना है, 20,000 का कितना निकालना है 8%। 1% के लिए हमने इसके लास्ट के 2 डिजिट छुपा दिए। 1% का मान निकल कर आया कितना 200। तो 8% के लिए 8 का गुणा करेंगे 200 में तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना 1600। तो हमने यहाँ लिख दिया कितना 1600। अब 1600 का अगेन हमें क्या करना है, फिर से 8% निकालना है, क्योंकि हर बार जितना परसेंट की बात करेगा उतना परसेंट निकाल कर हम आगे की ओर लिखते जाएंगे। तो 1600 का 8% निकालना है। तो 1% का मान कितना आ गया 16। 16 का 8 गुना कर दिया हमने तो ये निकल कर आएगा कितना 128। अब इस 128 का भी क्या करना है, हमें 8% निकालना है। तो इसको हम ये साइड में निकल कर बता देते हैं कि 128 गुणा 8/100, इन दोनों का गुणा कर देना है और 100 का भाग लगा देना है। तो ये निकल कर आएगा हमारा 10.24। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा किया तो ये निकल कर आएगा 16 का 3 गुना 4800। इन दोनों का गुणा किया आपने 128 का 3 में जैसे ही गुणा करते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना 384, और ये है हमारा 10.24। इन सभी को हमने ऐड कर दिया। जैसे ही हम ऐड करते हैं तो निकल कर आएगा हमारा, देखो लास्ट में 2.254 आना है। तो 24 हमें लास्ट में किसी भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। यहीं से हम समझ सकते हैं कि आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा।
नहीं भी है तो आप इसको जोड़ लेंगे। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये निकल कर क्या आएगा आपका 5194.24। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयत चित्र में आयत की ऊंचाई क्या प्रदर्शित करती है? तो देखिए आयत का जो चित्र होता है हम सभी जानते हैं कि ये हमारा आयत का चित्र होता है। वर्ग का चित्र हमारा क्या होता है, ये होता है, क्योंकि आयत की समांतर भुजाएं आपकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, जबकि वर्ग में आपकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऊपरी सीमा, वर्ग की ऊपरी सीमा नहीं करता प्रदर्शित, वर्ग की चौड़ाई नहीं करता प्रदर्शित, वर्ग की आवृत्ति। तो आपने देखा यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, वर्ग की आवृत्ति को शो करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, शक्तिशाली चुंबक अपना चुंबकत्व उस स्थिति में खो देता है। तो देखिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इस पर उच्च यांत्रिक प्रतिबल लगाया जाता है। तो इस पर तो अपना चुंबकत्व नहीं खोता है। दूसरा है, इस पर उच्च वैद्युतिक क्षेत्र लगाया जाता है, ये तब भी नहीं खोता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, इसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। तो देखिए जब हम क्या करते हैं, किसी चुंबक को अगर ज़्यादा अधिक गर्म कर देते हैं तो गर्म करने पर वो क्या करता है, अपना चुंबकत्व खो देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक दृढ़ निर्जीव रूप से परागम्य तथा मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है? तो ये जो बनी होती है हमारी कोशिका भित्ति से बनी होती है, क्योंकि पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति का दृढ़ होता है वह निर्जीव, परागम्य तथा सेल्यूलोज से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, नाभिक का कार्य क्या है? तो देखिए नाभिक का जो कार्य होता है वो कोशिका को केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है एवं कोशिका की सभी गतिविधियों को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। देखिए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन है जिसके अंदर सभी गतिविधियों को क्या कर रहा है, केंद्रित कर रहा है। तो पहला जैसा ऑप्शन हमने देखा कि यह केवल कोशिकाओं में के विभाजन को नियंत्रित करता है, नहीं है। यह केवल कुछ विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करता है, ये भी नहीं है। यह कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड को उल्का के रूप में भी उसे जाना जाता है? तो उल्का के रूप में जो जाना जाता है उसको उल्का पिंड को ही जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अस्थि अन्य अस्थि से खाली स्थान द्वारा संयोजित होती है। तो एक जो आपकी अस्थि होती है वो अन्य अस्थि से स्नायु द्वारा संयोजित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, आपतन बिंदु पर आपतन किरण या परावर्तित किरण तथा अभिलंब खाली स्थान में स्थित होती हैं। तो ये जो होता है आपका समान समतल पर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, क्योंकि जब हम आपतन बिंदु की बात करते हैं तो ये आपतन किरण जो होती है परावर्तित किरण तथा अविलंब समतल के समान स्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है हमें, n स्क्वायर प्लस 6n-72 को और बटे n-6 को सरल कीजिए। हमें क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। फैक्टर करना कैसे है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए इसको हम क्या करते हैं, या तो भाग विधि से गुणनखंड विधि से तोड़ दें या फिर हम सीधे रचारत से तोड़ दें। हम इसे गुणनखंड विधि से फिलहाल तोड़ते हैं। तो गुणनखंड विधि के लिए करना क्या होता है, हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है जिनका गुणा करने पर माइनस का 72 मिले या फिर आपस में घटाने पर प्लस का 6 मिले, घटाने या जोड़ने पर। तो हमने इसके फैक्टर किए, n स्क्वायर 12 - 6 n -72, क्योंकि 12 का 6 गुना होता है 72 और घटाने पर हमें 6 मिल गया। तो इस n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 12n - 6n - 72। अब इन्हें क्या करेंगे, हम अलग अलग ब्रैकेटों में बंद कर देंगे। जैसे इसको यहाँ कर दिया, इसको जब यहाँ से करेंगे तो ये वाला माइनस प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन है। अब इसमें से n कॉमन आएगा, इसमें से 6 कॉमन आएगा। तो n जैसे ही हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा n + 12, और इधर से जैसे ही हमने 6 कॉमन लिया तो n + 12। तो हमने देख लिया यहाँ से ये वाली संख्या कॉमन निकल रही है हमारी। जैसे ही हमने कॉमन निकाल दिया तो ये बचेगा हमारे पास n + 12, और दूसरा फैक्टर जो निकल कर आएगा इसका वही निकल कर आएगा n - 6, और ये बटे में जो लिखा हुआ है आपका जैसा का तैसा हमने ये लिख दिया। तो इसको जब इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो निकल कर आता है ऑप्शन नंबर 20 का
बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आता है। देखिए हो सकता है समझने में काफ़ी लेंदी लगा हो, लेकिन आप क्या है सिंपली इसका इसमें भाग लगा कर भी देख सकते हैं भाग विधि से। जिन्हें भाग विधि नहीं आती है मैंने आपको सिखाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप सीख सकती हैं। सिंपली आप भाग दे देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं 8वें पेपर का लास्ट जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है मानव में इस प्रकार का निषेचन होता है, तो इसका आंसर जो है अंतर निषेचन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखिए आपके अभी तक 8 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और ये 28वीं वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई है। लगातार आप वीडियोस को देखते रहें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और जो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। मिलती हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।